हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिकों में हमने नामकरण की पद्धतियाँ पढ़ी थी, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति। आज हम पढ़ेंगे IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति, IUPAC सिस्टम, यानी इसके अकॉर्डिंग जो नामकरण किया जाता है वो पूरे विश्व में माना जाता है। तो उसी नाम से उसको यौगिक को हम जानते हैं। तो इस पद्धति से पहले हमने यहाँ पर कल इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने गिनतियाँ लिखवाई थी कि कार्बन की संख्या यदि 1 हो, हमारे पास एक कार्बन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। कार्बन 2 हो तो हम क्या बोलते हैं, 1। कार्बन 3 हो तो हम बोलते हैं प्रोप। कार्बन 4 कार्बन है तो हम बोलेंगे ब्यूट। ठीक है, ऐसे हमने गिनती लिखवाई थी इन्हें। कार्बन 5 हो तो हम बोलेंगे पेंट। कार्बन 6 हो तो हम बोलेंगे हेक्स। और कार्बन 7 हो तो हम बोलेंगे हेप्ट। 8 हो तो हम बोलते हैं ऑक्ट। और कार्बन 9 हो तो हम बोलते हैं नॉन। और कार्बन 10 हो तो हम बोलते हैं डेक। ठीक है, इतना ही याद रखना है, छोटी क्लास है। तो इसके बाद जो और भी कार्बन होते हैं तो हम 10th क्लास में 10 तक गिनती याद रखनी है, क्योंकि एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का नाम लिखेंगे। तो ये तो थी गिनतियाँ, यदि कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें लिखते हैं जो अनुलग्न होते हैं IUPAC में हम क्या पढ़ेंगे, एल्केन का नामकरण और एल्कीन का नामकरण, एल्काइन का नामकरण। ठीक है, ये 3 पढ़ेंगे हम इसमें। इनका नामकरण की पद्धतियाँ, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं IUPAC पद्धति में। तो इनके नाम के अंत में जो इसको तो क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है ना, और बाकी जो होते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन या अन्य प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। यहाँ पर एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध बनेंगे। ठीक है, द्विबंध बना लिया। अब देखो कार्बन बंध कितने बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो कार्बन ने, इस कार्बन ने 2 बंध बनाए तो 2 अभी फ्री है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और ऐसे इस कार्बन ने भी 2 बंध बना रखे हैं तो यहाँ भी ये हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। जो बीच में जो बंध होते हैं वो इस कार्बन के भी माने जाते हैं और इस कार्बन के भी माने जाते हैं। तो इस तरह से ये इसका क्रियात्मक समूह हो गया एल्कीन का। एल्काइन, एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध। यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको एल्काइन कहते हैं। तो इसमें देखो कार्बन ने 3 बंध बना लिए तो 1 बंध और बनाएगा, यह भी 1 और बनाएगा। ये कार्बन इसका क्रियात्मक समूह हो गया। अब बात आती है इनका अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है पीछे लगने वाला, नाम के पीछे लगने वाला, नाम के पीछे लगने वाला। ठीक है, नाम लिखना बहुत इजी है ना। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो इससे क्या होगा कि हम आपको अच्छे से अच्छा इस पर बताएंगे। बिल्कुल इजी है, इजी वे में नाम लिखना, इनका IUPAC नाम लिखना। अब अनुलग्न का मतलब समझ गए क्या होता है, पीछे लगने वाला, नाम के पीछे अंत में लगाते हैं। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, कोई गोत्र लगाता है पीछे, कोई अपना सरनेम लगाता है, ऐसे ही नामों के अंत में वो क्या अनुलग्न होता है। तो एक होता है पूर्ण लग्न, नाम से पहले लगने वाला, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, उसकी बाद में करेंगे। तो अनुलग्न एल्केन का क्या होता है, इसका होता है आगे डैश लगाएंगे एन। ठीक है, नाम के अंत में क्या लगाएंगे, एन। देखो डैश हमने आगे लगाया है, इसका मतलब जो भी नाम जुड़ेगा वो इसके आगे जुड़ेगा, पीछे नहीं आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें एन पीछे डैश तो ये गलत होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नाम इसके पीछे लगेगा, ये आगे लग गया। तो हम इस तरह से एन लिखते हैं। और डबल बॉन्ड आ जाए, एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है, इसका होता है ईन, ईन, और इसका होता है आइन। तो ये हो गए अनुलग्न, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। अब हम नाम लिखते हैं IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिखने के हम सबसे पहले किसको लेके चलते हैं, पहला पॉइंट है हमारा एल्केन का नामकरण।
एल्केन का नामकरण। ठीक है, एल्केन क्या होती हैं कि जब कार्बन के बीच में, कार्बन डैश कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित हो तो उसे एल्केन कहते हैं। ठीक है, एल्केन, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यह भी समझाएंगे क्या होता है, ये होता है। अब देखो n यहाँ पर क्या है, यहाँ n बराबर है कार्बन की संख्या। ठीक है, कितने कार्बन हैं, तो उस हिसाब से ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब मैं जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल लूँ, हमारे पास ये हैं, यहाँ पर हमने 4 कार्बन का लिया C4, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, C4 आ गया। तो n का मान कितना है भाई, n का मान आ गया 4। अब जहाँ जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ 4 लिख दो, तो h के आगे क्या लिखा हुआ है, h 2 गुणा में, अब n लिखा हुआ है, n की जगह क्या कर देंगे 4 और प्लस में 2। अब इसको सरल कर लो तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, C4 4 दूनी 8 और 2 10 H10। तो ये इसका अणु सूत्र है, किसका, ब्यूटेन। अब 4 कार्बन हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। ब्यूट यानी 4 कार्बन। अब 4 कार्बन को कैसे जोड़ते हैं, 4 कार्बन को हमने जोड़ दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन हो गए, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं। एल्केन में क्या आता है, कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कार्बन कितने बंध बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। तो अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन ने 1 बंध बना रखा है ना, कितने और बना सकता है, 3 बंध और बना सकता है। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, बाकी जो खाली जगह होती है वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब ये कार्बन ने 2 बंध बना रखे हैं, इधर भी और इधर भी। अब इसे 2 बंध और बनाने हैं, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो इसमें, इस तरह से। इसको भी 2 बंध बनाने हैं, इसमें 2। अब यहाँ पर आ जाओ, सिरे वाले पर हमेशा 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। अब देखो सभी कार्बन के 4-4 बंध पूरे हो गए। इस कार्बन के 4 बंध, 1 2 3 4। ठीक है, इस कार्बन के 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4। ठीक है, सबके 4 हो गए। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस कार्बन से कितना है, 1 कार्बन लिख दिया, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H3। फिर आगे ये बंध लगाओ डैश, फिर इस कार्बन को लिखो, ये लिख दिया। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर आगे डैश लगाओ इस तरह से, फिर ये कार्बन लिखो, ये कितने हाइड्रोजन हैं, 2, ये हो गया। फिर डैश लगाओ, ये लिखो तीसरा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया। इसका नाम क्या हो गया, नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या। ये कार्बन है, कितने कार्बन हैं, 4, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। प्लस में अब एकल बंध है बीच में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एकल बंध का अनुलग्न क्या होता है, एन। लास्ट के अंत में क्या जोड़ देंगे हम, एन। तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्लियर है। ऐसे हम IUPAC नाम लिखेंगे सबके एल्केन के। तो इसके लिए भी क्या होती है, ये तो सीधी श्रृंखला थी, हमने इसको लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इनको फिर मिटा रहा हूँ, उसके बाद हम फिर और एग्जाम्पल कराएंगे। देखिए एल्केन का नामकरण हम लिख रहे हैं, ये सूत्र है इसका, ये इसका अनुलग्न है। इसको पैराफिन्स भी कहते हैं एल्केन को। अब यहाँ पर देखो एक नाम आता है बार बार संतृप्त यौगिक, एक आता है असंतृप्त यौगिक। अब देखो इनमें अंतर क्या होता है,
कि एक मैं यहाँ लिखूँ असंतृप्त, और यहाँ पर लिख दूँ संतृप्त। अब इनका आप साधारण अर्थ समझो, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है जैसे हम मान लो हमें भूख लग रही है, ठीक है, हमें खाना मिला, और यदि हमें खाना पेट भर के मिल गया और फिर हमें और कोई खाना देता है तो हम कहते हैं नहीं मेरा पेट संतृप्त हो गया, यानी क्या हो गया, संतृप्त, पेट पूरी तरह से भर गया, यानी कंप्लीटली। और यह असंतृप्त यानी खाना खाने के बाद भी कुछ गुंजाइश रह जाए तो उसे असंतृप्त कहते हैं, यानी उसकी भूख अभी मिटी नहीं है। तो इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, ये बार बार आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध आता है, किसी भी परमाणु के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में यदि एकल बंध हो तो उसे संतृप्त कहते हैं। और असंतृप्त में यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बंध हो, तो ये इनकी पहचान है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर है। अब देखो कार्बन ने 2 बंध बना लिए, अब 2 और बनाएगा, इसका मतलब इस पर 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ये हो गया। अगर मान लो 3 बंध आ गया, अब कार्बन क्या है कि एक एक हाइड्रोजन जोड़ सकता है, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया। तो इनके अनुलग्न मैंने क्या बताए थे, इसका तो होता है डबल बॉन्ड आ जाए तो इन, इसका होता है आइन। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं हम, एथ, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, एथ। प्लस में अब अनुलग्न कौन सा लगाए, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, एथ प्लस में इन, तो नाम क्या बन गया, एथीन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस पर आए, इसमें देखो 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं, एथ प्लस में अनुलग्न क्या होता है, आइन, आइन, तो नाम क्या हो गया, एथाइन। ऐसे इनका नाम लिखेंगे। तो ये असंतृप्त हैं, यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, और यदि एकल बंध हो तो वो संतृप्त यौगिक कहलाता है। इसके हम नामकरण पढ़ेंगे अब। तो नामकरण में कुछ नियम हैं, उन नियमों को लिख देते हैं, फिर हम उसका उदाहरण करेंगे, ठीक है, उदाहरण करते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मान लो पहले जो इसका उदाहरण देखो, IUPAC पद्धति का पहला नियम है कि सबसे बड़ी या सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। यानी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। इस श्रृंखला के बाहर बचे समूह प्रतिस्थापी कहलाते हैं। अब देखो प्रतिस्थापी क्या होते हैं, प्रतिस्थापियों को हमेशा नाम के आगे लिखा जाता है, तो वो बाद में बताएंगे। पहले नियम क्या है, बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चयन करना। तो जैसे मान लो हमारे पास ये है कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8। अब यहाँ पर C, ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ वह श्रृंखला जहाँ तक हो सीधी होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब ये कोशिश करते हैं, अब सीधी का करें। मान लो मुड़ी हुई श्रृंखला हमें बड़ी श्रृंखला मिलती है तो उसका भी कर सकते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो, इसमें अब देखो ये कार्बन है सारे, कंकाली सूत्र है। अब इसमें हाइड्रोजन तो हम बाद में लगाएंगे, हाइड्रोजन का तो हमें पता है कैसे लगाते हैं कि जितने बचे हुई संयोजकताएं हैं, जैसे कार्बन ने एक बंध बनाया यहाँ पर, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन लगा सकता हूँ इसमें, कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, हाइड्रोजन कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो 3 हाइड्रोजन इसके लग गए, तो कार्बन के 4 बंध हो गए पूरे, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, चौथा बंध ये रहा। अब इस कार्बन में देखो 2 बंध बने हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। इस कार्बन ने 3 बंध बना रखे हैं, 1 2 3, इसमें कितने और हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 और जुड़ेगा, तो हम 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। इसमें कितने जुड़ेंगे, इस कार्बन के 2 बंध हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर
3 लगेगा, यहाँ पर 3। देखो सिरे वाले, ये अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगते हैं। इसमें कितने लगेंगे? 1 हाइड्रोजन यहाँ बना रखा है बंद, एक ये, तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगा दो और इसमें 3 लगा दो। अब ये संतृप्त हो गया है, सैचुरेटेड हो गया, सारे बंध बन गए, कोई फ्री नहीं है। हर कार्बन ने 4-4 बंध बना रखे हैं। अब ये कहता है नियम सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन कीजिए। ये आपको IUPAC यहाँ अगर 10वीं में समझ में आ गए तो आप 11th में अगर साइंस में लोगे तो वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि श्रृंखला का चयन करना, पहला काम श्रृंखला का चयन करना होता है। अब गिन के देखिए कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। और भी कोई श्रृंखला बन रही है क्या? ऊपर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 6 कार्बन की कितनी श्रृंखलाएं बन रही हैं। 6 कार्बन की 1 2 3 4 5 6, एक तो है ये सीधी श्रृंखला, ये श्रृंखला हो गई, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? और भी श्रृंखला है। एक श्रृंखला ये भी हो सकती है भाई, यहाँ से ये ग्रीन वाली है, ये दिख रहा है सबको? देखो इसमें भी 6 कार्बन है। ये मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, है ना, थोड़ा सा ये वाली यहाँ से ऐसे मुड़े और ऐसे, इसमें भी 6 कार्बन है भाई। 1 2 3 4 5 6 और भी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 श्रृंखलाएं हैं हमारे पास 6 कार्बन वाली। कैसे कैसे हैं? एक तो हमारी है ये सीधी श्रृंखला, ठीक है। दूसरी है हमारी ऐसे आ रही है, ऊपर से आ रही है, फिर यूँ आ रही है, फिर यूँ और फिर यूँ जा रही है, ऐसी है नहीं है, इस तरह से यूँ करके यूँ। और तीसरी है ऐसे आ रही है और ऐसे मुड़ के ऐसे जा रही है, यानी ये इधर आएगी और ये 2 है। और एक हमारी सीधी श्रृंखला है। तो नियम के हिसाब से क्या करते हैं कि वह श्रृंखला जहाँ तक हो सीधी होनी चाहिए। तो इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। तो हमारी मुख्य श्रृंखला कौन सी हो गई? 6 वाली, सीधी वाली श्रृंखला हो गई। अब इस श्रृंखला के अलावा जो बचे हैं वो क्या कहलाते हैं? अब मैं इनको हटा देता हूँ फालतू की। हमने क्या है, श्रृंखला का चयन कर लिया है। हमारी जो मुख्य श्रृंखला है वो सीधी श्रृंखला है और बाकी के जो बचे हुए हैं उनको रहने दो, ठीक है भाई। ये हमारी मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। ये हमारी क्या कहलाती है? मुख्य श्रृंखला। इसे क्या कहेंगे? मुख्य श्रृंखला। और बाकी अब जो बच गए इस श्रृंखला से जो जुड़े हुए हैं, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो ये इसको गोले में ले लो। ये भी इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, इसको भी गोले में ले लो। जो गोले में आते हैं उनको क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी, ठीक है। ये भी क्या है? प्रतिस्थापी। समझ में आ गया? और एक दो एग्जांपल कराते हैं। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, जैसे हमारे पास ये कार्बन है और ये है और ये है। अब देखो मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4-4 कार्बन हैं। तो हम बड़ी हमारी श्रृंखला क्या होगी? ये सीधी वाली श्रृंखला हो गई। इसे कहेंगे मुख्य श्रृंखला। और बाकी ये कार्बन वो जो बचे हैं ये क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी। क्लियर है? और हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक का ये स्क्रीनशॉट ले लो। मुख्य श्रृंखला का चयन करना इसी में करना होता है। इसके बाद दूसरा जो नियम है, अब ये देखिए, ये दूसरा नियम है कि यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की मुख्य श्रृंखलाएं हों तो उसका चयन करते हैं जिसमें अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हों।
अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल में दो तरह की श्रृंखलाएं सामने आती हैं। कैसे कि यदि हम 1 2 3 4 5 इसको हम मुख्य श्रृंखला माने, 5 कार्बन की है, एक तो ये श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब मैं इसी को यहाँ पर लिखूँ कि इसको ऐसे 1 कार्बन 2 3 4 और 5, यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है। देखो सेम है, इसमें तो मैंने इस सीधी श्रृंखला को माना। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन की श्रृंखला तो और भी तो हो सकती है, 1 2 3 4 और 5, ये भी हो सकती है इस तरह से। ये इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें अंतर क्या है कि इस सीधी श्रृंखला में 1 ये बच गया, 2 3 4 बच गए। इसमें कौन है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 प्रतिस्थापी बचे हुए हैं। और यदि इसमें दूसरी श्रृंखला माने 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। और भी श्रृंखला हो सकती है जिसमें 5 कार्बन हो, ठीक है। कौन सी हो सकती है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, जैसे इसको ये वाली देखो हो गई। अब ये जो कार्बन श्रृंखलाएं हैं सब में 5-5 कार्बन है, सीधी श्रृंखला भी है हमारे पास, ठीक है। ये मुड़ी हुई श्रृंखला भी है, ये भी मुड़ी हुई श्रृंखला है। अब इनमें जो बचते हैं वो हम अब यहाँ पर देखो इसमें 3 श्रृंखलाएं बनी हैं इस एक ही यौगिक में। एक ये श्रृंखला मुख्य श्रृंखला, एक ये और एक ये। तो हमें चयन करना है, किसका चयन करें? वह श्रृंखला जहाँ तक हो सीधी होनी चाहिए। और आप देखो प्रतिस्थापियों की बात कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं हैं। एक ये है, इसमें कौन बच गया? ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। कितने गोले हैं? 4। 1 2 3 4, 4 गोले हैं। इसमें कौन कौन बच गया? इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, यानी 4 प्रतिस्थापी हैं। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 और 4। अब देखो इनमें प्रतिस्थापी तो समान है सब में, लेकिन श्रृंखलाएं 3 हैं। तो हम किसका चयन करेंगे? हम इसका करेंगे। पहले कहा था कि श्रृंखला जहाँ तक हो सीधी हो। यदि हमारे पास इसमें देखो कितने घुमाव हैं, ये श्रृंखला हमारी ऐसी है, 2 मोड़ आ गए। ये श्रृंखला कैसी है? ऐसी है, इसमें 1 घुमाव आ गया और ये हमारी सीधी श्रृंखला है। तो हम इसका चुनाव करते हैं, इनका नहीं करते हैं, दोनों का। क्लियर है? अगर मान लो इसमें 1 प्रतिस्थापी कम होता और इसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा होते तो हम उसका चुनाव करते। यानी अब हम दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो यदि हमारे पास ये है श्रृंखला 1 2 3 और 4 5, ठीक है। यहाँ भी लगा दो 6 यहाँ, ठीक है, 1 यहाँ लगा दो। अब इसमें हमें बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चयन करना है, तो कितनी श्रृंखलाएं हो सकती हैं? इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो समझो आप आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसमें कितनी श्रृंखलाएं बन सकती हैं समान कार्बन की हों। 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। सभी में 5-5 कार्बन है, तो कितनी श्रृंखलाएं बनेंगी? एक मैं ऐसे बना दूं, ये ऐसे, ये 1 2 3 4 5 है ना, एक श्रृंखला ये बन गई इसकी। और दूसरे तरीके से यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 6 7 और ये, ठीक है। एक मुख्य श्रृंखला ये हो गई। दूसरी हम कौन सी कर सकते हैं? ये इस तरह से हो गई। और भी बना सकते हैं क्या श्रृंखलाएं? और भी देखो बन सकती हैं। जैसे मान लो ये हमने बना दिया और 1 2 3 4 5 ये भी बन सकती है। मैं फिर दूसरी बना रहा हूँ इसी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये वाली श्रृंखला।
1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। और भी श्रृंखलाएं बन सकती हैं। अब देखो ये श्रृंखला बनी, अब ध्यान से देखना इसमें, इस श्रृंखला में कितने कार्बन बच गए भाई, ये 2 बच गए और एक ये बच गया। गोला है, इसमें कितने बच गए, ये बाहर है और ये बाहर है, यानी 2 प्रतिस्थापी हैं, 2 इसमें हैं। इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, इसमें भी 2 प्रतिस्थापी हैं। तो हम चयन किसका करेंगे, ये भी मुड़ी हुई है, ये भी मुड़ी हुई है और ये भी मुड़ी हुई है, तो हम किसका चयन करते हैं, जिसमें घुमाव ज़्यादा हो। ये ज़्यादा मुड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा ये मुड़ी हुई है। ये कैसे बनी हुई है, इस तरह से यूँ आके यूँ। ये कैसे बनी हुई है, एल टाइप में, और ये क्या बनी हुई है, ऐसे यूँ। तो देखो इसमें 1 2 घुमाव है, इसमें 1 2 3 घुमाव है, इसमें 1 घुमाव है। तो किसका चयन करते हैं, इसका चयन करते हैं। ये श्रृंखला है, बाकी इनका चयन नहीं होगा। तो श्रृंखला का चयन इस तरह से करते हैं कि वह श्रृंखला जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की मुख्य श्रृंखला हो, तो इसमें बनाता हूँ मैं मुख्य श्रृंखला 1 2 3 4 5 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 सभी में 5 की बन रही है। तो बड़ी से बड़ी श्रृंखला ये हो गई हमारी सीधी श्रृंखला। अब इसमें देखो कितने बचे हुए हैं जो इस मुख्य श्रृंखला में नहीं शामिल हुए। इसमें एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, इतना बड़ा प्रोपिल बच गया। ठीक है, अब इसमें आ जाओ कि 1 2 3 4 5 ये मुख्य श्रृंखला भी हो सकती है। इसमें भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कितने बच गए, ये 1 गोला, ये बाहर रह गया 2 और ये तीसरा रह गया। अब इसमें आते हैं हम, इसमें जो मुख्य श्रृंखला है हमारी 5 कार्बन की श्रृंखला है। और भी कोई श्रृंखला बनती है तो वो बना सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना, या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी एक श्रृंखला और बन रही है। ये बन गई। इसमें कितने गोले हैं, 1 गोला बच गया, 2 गोला बच गया और ये 3 बच गए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसमें मुख्य श्रृंखला थी, इसमें 2 गोले बचे थे, यानी 2 प्रतिस्थापी थे। ये क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी। ये भी क्या है, प्रतिस्थापी। ठीक है, इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, प्रतिस्थापी 1, प्रतिस्थापी 2, प्रतिस्थापी 3। इसमें 3 है, इसमें भी कितने हैं, 1 2 और 3। अब देखो इसमें तो 2 ही प्रतिस्थापी हैं। ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की, लंबाई इसकी भी 5 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 कार्बन है। मुख्य श्रृंखला हो तो उसका चयन करते हैं जिसमें अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हों। अधिक, इसमें कितने हैं, 2, तो इसका तो होगा ही नहीं। इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो इन दोनों में छांटना है हमें। अब दोनों में छांटने से पहले ऊपर की लाइन भी पढ़ लो। ऊपर की लाइन क्या कहती है कि वह श्रृंखला जहाँ तक हो सीधी होनी चाहिए, यानी कम से कम घुमाव होने चाहिए। अब इसकी बात करें, ये ज़्यादा मुड़ी हुई है और ये कम मुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम इसका चयन करते हैं। मुख्य श्रृंखला हमारी ये हो गई और प्रतिस्थापी इसमें 3 हो गए, ये भी नहीं होगी। तो इस तरह से दोनों नियम हो गए कि अधिक से अधिक प्रतिस्थापी वाली का मुख्य चयन करते हैं, चाहे समान कार्बन हो। इसके बाद जो नेक्स्ट नियम है IUPAC का, वो तीसरा नियम क्या है कि यदि किसी मुख्य श्रृंखला में एक जैसे अधिक प्रतिस्थापी हों, अब ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है ना, ये अलग है। तो यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े हों तो उन्हें हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखते हैं, और जो एक जैसे हों तो उनके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा लगा देते हैं। तो वो क्या कैसे लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए ये नियम है, इम्पोर्टेंट है। मैंने तीनों नियम एक साथ लिख दिए हैं। तीनों नियम में ये तीसरा नियम इम्पोर्टेंट होता है, इसको ध्यान से पढ़ो कि नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी बाद में नाम लिखेंगे कि मैथेन है कि एथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, कोई भी हो,
ठीक है। ये नियम ये एल्केन में भी लागू हैं, एल्कीन में भी हैं और एल्काइन में भी ये लागू होते हैं। किसी भी नाम में ये आईयूपीएसी पद्धति में ये नाम नियम लागू होते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं एल्केन के लिए ही लिखवा रहा हूँ, ये नियम इसलिए लिखवाए हैं ताकि हर नाम में काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको पढ़ो कि पहले लिखा जाता है यदि एक से अधिक, यानी दो भी हो सकते हैं, तीन भी, असमान, ये ध्यान रखना, असमान प्रतिस्थापी हों तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। यहाँ तक एक नियम हो गया। क्या लिखते हैं? एक से अधिक नाम हो। जैसे मान लो हमारी ये कार्बन श्रृंखला है 2, ठीक है, इसमें यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई, इसको क्या कहेंगे? मुख्य श्रृंखला। बाकी कौन बच गए? ये Cl बच गया, यहाँ Br बच गया। जो गोले में लिखे हैं ये क्या कहलाते हैं? ये दोनों क्या हैं? ये प्रतिस्थापी कहलाते हैं, प्रतिस्थापी। अब मैंने लिखा था कि नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों को सबसे पहले लिखा जाता है। अब इसको Cl को पहले लिखें कि Br को पहले लिखें? अब ये संघर्ष हो गया इनमें। तो क्या करते हैं, जैसे हमारे अटेंडेंस में रजिस्टर में नाम होते हैं, हम उनको अल्फ़ाबेट लगा देते हैं, तो उस हिसाब से उनके रोल नंबर लिखे जाते हैं। ऐसे ही इनमें, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, तो पहले कहते हैं कि जिसका अल्फ़ाबेट में पहले नाम आता है वो पहले आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं इसकी। अब देखो Br, ब्रोमीन, ब्रोमीन किससे शुरू होता है? B से। क्लोरीन किससे शुरू होता है? C से। तो पहले कौन आता है? B पहले आता है। नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास 5 कार्बन है, तो कार्बन के नाम पेंटेन है ना, एकल बंध है, एक एक बंध है, तो क्या बोलेंगे? 5 कार्बन को पेंट प्लस में एन, पेंटेन हो गया, ठीक है। पेंटेन क्या हो गया? पेंटेन, ये हो गया पेंटेन, इसका नाम हो गया श्रृंखला का। लेकिन ये क्या कह रहा है कि नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों को पहले लिखेंगे, नाम बाद में, पहले प्रतिस्थापी आगे होंगे। पहले किसको लिखें? पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो ये कहाँ पर लगा हुआ है? Br 2 नंबर पर है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, ठीक है, कोमा लगा दो। अब किसको लिखें? 4 पर Cl है तो लिख दो, यहाँ पर कोमा हटा दो, डैश लगाओ, 4 क्लोरो, हो गया। दोनों को लिख दिया, लड़ाई भी बंद हो गई इनकी। अब इसका नाम लिख दो, ये क्या नाम है इसका? पेंटेन, पेंट प्लस में एन। एन क्यों लगाया? एकल बंध है सबके बीच में, तो एकल बंध हो तो अनुलग्न क्या लगता है? एन। और कार्बन कितने हैं? 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। तो पेंट प्लस में एन, तो इनको जोड़ देते हैं तो क्या नाम हो जाता है? लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, बहुत ही इजी है। आगे कहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा यहाँ तक का एक हो गया। जब असमान, ये भी Cl है, ये Br है, अलग अलग जुड़े हों। अब ये कह रहा है यदि एक जैसे, ये भी Cl ये भी Cl हो, तब क्या करें? यदि एक जैसे 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी, इसको एक जैसे का मतलब है समान, 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हों तो उनकी संख्या बताने के लिए, अगर मान लो 2 एक जैसे हैं तो हम बोलेंगे डाई, 3 है तो बोलेंगे ट्राई, 4 है तो बोलेंगे टेट्रा, 5 है तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। यानी इन गिनतियों के अंत में जो 3 है, वहाँ तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। वो कार्बन की गिनती है, यह है संख्या की गिनती, कितनी कितनी संख्या में है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका नाम ये है, तो इसी के नाम को मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। देखो मुख्य श्रृंखला हमारी क्या हो गई? ये, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 5। किधर से गिनती गिनेंगे? ये बाद में कल नेक्स्ट चैप्टर में लिखाएंगे। 1 2 3 4 5, हमारे 5 कार्बन हो गए। भाई 5 हमने संख्या लिख दी है। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। ये बाद में नाम लिखेंगे। अब कौन बच गया? ये बाहर Cl लटका हुआ है, ये भी Cl, 3 Cl लटके हुए हैं। तीनों क्या है? एक जैसे हैं।
अब ये कहा था कि यदि एक जैसे दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी हों तो उनकी संख्या बताने के लिए 2 हैं तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे। कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 हैं। 3 को क्या लिखते हैं? ट्राई। अब यहाँ नाम लिखेंगे, ये कहाँ कहाँ पर हैं तीनों? 2 पर है, 3 पर है और 4 पर है। तो संख्या लिख दो, 2 पर 1 है, 3 पर है और 4 पर है। कितनी संख्या होगी? 1 2 3। 3 को क्या लिखते हैं? ट्राई, यानी 3 है। कौन? क्लोरो। 3 क्लोरो, ट्राई क्लोरो। ये प्रतिस्थापियों को हमने पहले लिख दिया है, नाम से पहले प्रतिस्थापियों को सबसे पहले लिखा जाता है। अब इसका नाम लिख दो। 5 कार्बन है, पांचों के बीच में एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए एन लगाते हैं, 5 के पीछे एन लगा दो, तो ये नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। ये इसका आईपीसी नाम हो गया और ये हमारे आईपीसी के नियम हो गए। अच्छे से पढ़ना, इनको प्रैक्टिस करना। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आईपीएससी पद्धति की इनके नाम होंगे, इनके प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।